अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शुभम। वेलकम टू माय चैनल म्यूजिक एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, क्या होते हैं सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। जरा 9th क्लास की केमिस्ट्री में अगर हम जाएं तो हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था एलिमेंट्स। क्या था? एलिमेंट्स। ठीक है, टोटल 118 एलिमेंट जो है सो फार डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मुख्तलिफ किस्म के हैं। ठीक है, ये सब आपको पता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो कहलाता है एटम। ठीक है, इस एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिनको हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। सॉरी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट जो शेल होते हैं, जो रास्ते होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि ये दोनों न्यूट्रॉन में पाए जाते हैं। हमने एक चीज और पढ़ी थी कि इनका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये बराबर होता है मास नंबर के या एटॉमिक मास के। ठीक है, और एक बात फैक्ट भी हमने पढ़ी थी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें या नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन उस एटम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ये बातें आप सबको पता है। ठीक है, अब एक चीज हमने और पढ़ी थी कि इनका जो मास होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। ठीक है, जबकि एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन या 6 प्रोटॉन है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के इसके पास कितने हैं? 12। ठीक है, इस कार्बन के जो एटॉमिक मास है इसको हम लिखते थे 12 AMU। ठीक है, अब समझिएगा 12 AMU। हमने कहा था कि अगर ये 12 AMU है, ठीक है, अगर मैं इसको ग्राम में शो कर देता हूं, अगर ये 12 ग्राम हो जाता है, ठीक है, तो मैं इसको कहूंगा कि ये इसका एटॉमिक मास नहीं, ये इसका मोलर मास है। क्या है? मोलर मास है। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री के अंदर कि किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में शो कर दें, अगर हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में शो कर दें तो वो उस एटम का क्या हो जाता है? मोलर मास हो जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास और मोलर मास में सिर्फ एक फर्क है, इसकी यूनिट का। एटॉमिक मास में AMU इस्तेमाल होती है, एटॉमिक मास यूनिट, जबकि मोलर मास में ग्राम इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये मोल जो लिखा हुआ है, ये मोल बेसिकली क्या है? ये मोल जो है वो एक नंबर है। क्या है? ये मोल एक नंबर है। यहां तक बात समझ आ चुकी है आपको? ठीक है, तो ये मोल हमारे पास एक नंबर होता है। क्या होता है? नंबर होता है। अब ये नंबर है क्या? ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि कार्बन का जो एटॉमिक मास, सॉरी मोलर मास होता है वो 12 ग्राम होता है। ठीक है, क्या होता है? 12 ग्राम होता है। तो मोल किसे कहेंगे? मोल एक नंबर है, यानी कि अगर मैं इस 12 ग्राम को 1 मोल कह दूं, मैंने क्या बताया? मोल एक नंबर है, तो ये जो 12 ग्राम होगा या किसी भी एटम का जो भी एटॉमिक मास, सॉरी मोलर मास होगा, वो उसका एक मोल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है? 16 ग्राम। तो ये 16 ग्राम मोल होगा किसका? ऑक्सीजन का। और कितना मोल होगा? 1 मोल होगा। मतलब जिस एलिमेंट का जितना मोलर मास है, जिस एलिमेंट का जितना मोलर मास है वो उस एलिमेंट का 1 मोल होगा। ठीक है, जैसे हम इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन की 16, हाइड्रोजन का 1 है, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 1 ग्राम। ठीक है, अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके 1 मोल की अगर मैं बात करूं तो देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन तो आप कहेंगे 12 ग्राम है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो आप कहेंगे 16 ग्राम है, 1 मोल ऑफ सोडियम तो आप कहेंगे 23 है। ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन तो आप कहेंगे 14 है।
तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो भी मोलर मास है, यानी कि जो एटॉमिक मास है उसको हम ग्राम में शो कर रहे हैं, वो मोलर मास है, वो उस एलिमेंट का 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और भी है आपकी बुक के अंदर जो बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता, कि जैसे मिसाल के तौर पे कैल्शियम 40 है, ये भी 1 मोल है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल्स टू 40 ग्राम। ठीक है, जबकि 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 4 ग्राम। तो यानी कि अब यहां पर 1 मोल में 4 ग्राम है, जबकि यहां 1 मोल में 40 ग्राम है। ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट कैसे हो सकते हैं? क्यों हम इसको 1 मोल कह रहे हैं, इसको भी 1 मोल कह रहे हैं? देखो एक बात है, अगर हम 1 डजन एग लेने जाते हैं, ठीक है, ये डजन किसके लिए इस्तेमाल होता है? 12 के लिए ना। ठीक है, तो 1 डजन अगर हम एग लेने के लिए जाते हैं, तो एग की मिसाल के तौर पे अगर हम उसको एक साथ रख दें तो उसका एरिया बनता है इतना। ठीक है, समझ आ रही है? अब इसी तरीके से अगर मैं 1 डजन चिकन लेने चले जाऊं, ठीक है, चिकन लेने चले जाऊं, ठीक है, यानी कि पूरी चिकन, ठीक है, तो उसका एरिया कितना बन जाएगा? इतना सारा बन जाएगा। तो क्या किया गया है, इन यूनिट्स को सिंप्लीफाई किया गया है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो यानी कि एग भी तो 1 डजन है, लेकिन उनके एरिया इतना बन रहा है, और चिकन भी 1 डजन है, उनका एरिया इतना बन रहा है। इसी तरीके से 1 मोल जो है ना, ये भी एक यूनिट है, समझो, जस्ट लाइक अ डजन। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ हमें समझने के लिए दिया गया है कि जो भी होगा आगे, जो भी होगा वो इसी के इक्विवेलेंट होगा। जैसे एक और मिसाल मैं आपको देता हूं कि जैसे हम 1 केजी अगर मिसाल के तौर पर मैं आयरन लेता हूं, ठीक है, तो वो आपने देखा होगा, जो हम लोग कहीं पर जाते हैं कोई चीज लेने के लिए, तो उनके पास वेट मशीन होती है, तो उसके ऊपर वो वेट रखते हैं 1 केजी का, वो इतना सा होता है, सिर्फ उसके ऊपर लिखा होता है 1 केजी। ठीक है, जबकि अगर हम उसके नस्बत कोई और चीज लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं शुगर ले रहा हूँ, ठीक है, तो शुगर तो इतनी सारी आती है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एक अपनी क्वांटिटी है, अपनी खासियत है, और इसकी एक अपनी क्वांटिटी है। तो हर एलिमेंट जो है वो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है, उसका एरिया, उसकी डेंसिटी, उसका वॉल्यूम, सब चीजें क्या है, मुख्तलिफ है। इसीलिए जो मोल होता है वो हर एलिमेंट का क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, समझ आ गई कि मोल क्या होता है? ठीक है, अब जैसे ये बात समझ में आ गई कि मोल के जो भी मोल होगा वो उसके मोलर मास के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और चीज कैलकुलेट की गई, वो क्या, कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन का है या 1 मोल कार्बन का है, 1 मोल अगर ऑक्सीजन का है या 1 मोल कैल्शियम का है, इसके अंदर 16 ग्राम है, इसके अंदर 40 ग्राम है। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मुराद क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल से मुराद है, जहां पर भी मैं पार्टिकल का वर्ड यूज करूंगा, इस पार्टिकल के वर्ड का मतलब होगा या तो एटम, या फिर मॉलिक्यूल, या फिर आयंस। ठीक है, ये तीनों वर्ड होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर मैं इसमें बात करूं, तो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया, जो कि इक्विवेलेंट होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है तो इसलिए एटम। अगर मॉलिक्यूल होता, यहाँ पर वाटर होता, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल करता। आयन होता तो मैं फिर आयन का वर्ड इस्तेमाल करता। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के 1 मोल के अंदर उसका जो मोलर मास होता है वो इतना होता है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होता है? इतना होता है। ठीक है, ये अमाउंट फिक्स है। जैसे 1 डजन के अंदर 12 होते हैं, ये फिक्स है ना, डजन के अंदर 12 होते हैं, ये फिक्स है। इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है वो होता है 6.02 इंटू 10⁻23, और यही कहलाता है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, क्या कहलाता है? एवोगाड्रोस नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं Na से। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर लिखा हो तो उसका मतलब है कि एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हमें कैलकुलेशन करनी है। मिसाल के तौर पे हमें कहा जाता है कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है? ठीक है, या हमें कह दिया जाता है कि भाई 27 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने मोल होंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, या फिर हमें कह दिया जाता है कि 3 मोल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, यानी कि एवोगाड्रो नंबर
तो पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे किसी भी 3 मोल किसी भी एलिमेंट के अंदर। तो हमें ये चीजें कैलकुलेट करनी है। तो ये टोटल जो है हमारा वो न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। तो हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के, ठीक है। वही जो है आपस में इंटर कन्वर्ट होके क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी उससे हम निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं, सारी चीजें हम उन्हीं फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वन बाय वन जो है वो फॉर्मूले सारे आपके सामने लिखता हूँ। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब मोल्स आपके कॉन्सेप्ट आ गया है कि मोलर मास का जो भी होगा वो 1 मोल होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला इसका है कि अगर हमें कोई मास गिवन हो, कोई हमें मास गिवन हो, मिसाल के तौर पे हमें दे दिया जाता है कि 20 ग्राम है, ठीक है, तो उसके अंदर कितने मोल होंगे, तो ये 20 ग्राम। अब जिस एटम का या जिस मॉलिक्यूल को दिया जाएगा उसका एटॉमिक मास या उसका मॉलिक्यूलर मास से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अगर हमें मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ पार्टिकल दिया जाता है, वैसे तो हमें पता है कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एक मोल के अंदर, लेकिन अगर हमें कह दिया जाए कि 2.04 एक्सपोनेंट 21 एटम्स है, तो इसके अंदर कितने मोल्स होंगे भाई उस एलिमेंट के। तो हमें उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयन हो, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। उससे हम डिवाइड कर देंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वो ये है कि हमें किसी भी एलिमेंट का हमें हो सकता है कि वॉल्यूम दे दिया जाए, ठीक है। क्या दे दिया जाए, वॉल्यूम दे दिया जाए, यानी कि हमें कोई वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है। तो फिर हम कैसे निकालेंगे, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल बराबर है वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब ये मोलर वॉल्यूम क्या चीज है ये समझते हैं। देखिए किसी भी मोल के अंदर लेट सपोज कि मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है जो कि 17 ग्राम होता है, ठीक है, सॉरी 14 ग्राम होता है, ठीक है। अब ये 14 ग्राम जो है ये कितना वॉल्यूम कवर करेगा, ये वॉल्यूम कितना कवर करेगा, इस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि ये चीज कैलकुलेट की गई है कि जो भी एलिमेंट होगा या जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका जो 1 मोल होगा एट एसटीपी, एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कोई चीज कांस्टेंट रखते हैं ना हम किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये कांस्टेंट है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर, ठीक है, दोनों यूनिट्स ठीक है इसकी, 22.4 डेसीमीटर क्यूब या लीटर। यानी कि ये जो मोलर वॉल्यूम है इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर, दोनों वैल्यू दी जा सकती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 22.4 ही कैलकुलेट करने दिया जाए, हो सकता है यहाँ पर कह दें आपको 11.2 डेसीमीटर क्यूब मोलर वॉल्यूम है, तो अब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, भी वॉल्यूम भी दे दिया जाए, तो फिर आपको क्या करना है, इस हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों फॉर्मूले हैं, ठीक है। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसी भी मोल का, किसी भी एलिमेंट का क्या या किसी भी कंपाउंड का क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात कि जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, ये इंटर कन्वर्ट भी होंगे, यानी कि जो हमारे पास बुक में टॉपिक है इंटर कन्वर्जन का, इसका टॉपिक है इंटर कन्वर्जन का, ये हमारे पास 1 बाय 1 लिखा हुआ है। जैसे ये पहली हेडिंग बनी हुई है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मास, यानी कि मोल से मास में भी दिया जा सकता है, मास से मोल में भी हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है। इसी तरीके से इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मोल्स, यानी कि मोल से पार्टिकल में भी, पार्टिकल से मोल में भी, और इसी तरीके से वॉल्यूम से मोल में भी और मोल से वॉल्यूम के अंदर भी हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और इससे रिलेटेड जितने भी हम पॉसिबल होगा कि हम समझ सकें इन चीजों को, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।